दाऊद इब्राहिम, एक ऐसा नाम जो दशकों से भारत ही नहीं पूरी दुनिया के खुफिया रिकॉर्ड्स में दर्ज है। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो सिर्फ एक अपराधी है या एक ऐसी छाया जो कभी सामने आई ही नहीं। मुंबई 1970 का दशक, एक ऐसा शहर जो सपनों के लिए जाना जाता था, लेकिन उन्हीं सपनों की गलियों में अपराध की एक नई कहानी जन्म ले रही थी। यहीं से शुरू होता है एक लड़के का सफर जिसका नाम था दाऊद इब्राहिम कास्कर। उसका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ। उसके पिता पुलिस में हवलदार थे, एक ऐसा घर जहां कानून की बातें होती थीं। लेकिन शायद वही घर उसके भीतर एक अजीब विरोधाभास भी पैदा कर रहा था। कहा जाता है कि दाऊद शुरू से ही अलग था, तेज दिमाग, शांत स्वभाव और एक ऐसी महत्वाकांक्षा जो आम लोगों से कहीं बड़ी थी। मुंबई के डोंगरी इलाके में उसकी परवरिश हुई, जहां अपराध कोई खबर नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। छोटी मोटी चोरी, फिर तस्करी, और धीरे धीरे वो उस दुनिया में उतरता चला गया जहां से वापस लौटना नामुमकिन होता है। 1970 के आखिर में दाऊद ने अपने भाई शब्बीर के साथ मिलकर एक गैंग बनाई। शुरुआत छोटी थी, लेकिन उनका तरीका अलग था। वो सिर्फ ताकत से नहीं, दिमाग से खेलते थे। जल्द ही उनका नाम मुंबई के अंडरवर्ल्ड में गूंजने लगा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। 1981 शब्बीर की हत्या हो जाती है। यहीं से दाऊद बदल जाता है। अब ये सिर्फ पैसा कमाने का खेल नहीं था, ये बदले की आग थी। कहा जाता है कि उस दिन के बाद दाऊद ने कसम खाई, वो सिर्फ गैंगस्टर नहीं बनेगा, वो इस शहर का बादशाह बनेगा। और उसने किया भी वही। 1980 के दशक में उसने डी कंपनी की नींव रखी, एक ऐसा नेटवर्क जो सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। दुबई, कराची, लंदन, हर जगह उसके लोग थे। तस्करी, हवाला, ड्रग्स, हर धंधे में उसका नाम जुड़ने लगा। लेकिन सबसे खतरनाक चीज थी उसका सिस्टम। दाऊद कभी सामने नहीं आता था, वो छाया में रहता था और फैसले दूर बैठकर लेता था। यही वजह थी कि कानून उसके करीब पहुंचकर भी उसे पकड़ नहीं पाया। 1990 का दशक, भारत बदल रहा था, लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने देश को हिला के रख दिया। 12 मार्च 1993 मुंबई में एक के बाद एक धमाके होते हैं। 12 जगह कुछ ही घंटों में सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, हजारों घायल होते हैं और पहली बार भारत को एहसास होता है कि ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये एक सुनियोजित हमला था। जांच शुरू होती है, नाम सामने आता है दाऊद इब्राहिम। लेकिन क्या ये इतना सीधा था? कहा जाता है कि इस हमले की योजना महीनों पहले बनाई गई थी। हथियार कैसे आए, किसने मदद की, कौन लोग शामिल थे, और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसी को पहले से जानकारी थी? कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि खुफिया एजेंसियों को संकेत मिले थे, लेकिन वो संकेत इतने साफ नहीं थे या शायद उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। 1993 के बाद दाऊद भारत छोड़ देता है और यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे बड़ी ताकत, उसका गायब हो जाना। कहा जाता है कि वो दुबई में था, फिर कराची में, लेकिन कभी कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया। भारत सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया। इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, लेकिन वो फिर भी हाथ नहीं आया। सवाल ये नहीं कि वो कहां है, सवाल ये है कि वो कैसे बचा हुआ है। कुछ लोग कहते हैं उसे सुरक्षा मिलती रही, कुछ कहते हैं वो सिर्फ एक चेहरा है, असली खेल कहीं और है। दाऊद का नेटवर्क समय के साथ और मजबूत होता गया। उसने अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। फिल्म इंडस्ट्री, रियल एस्टेट, इंटरनेशनल ट्रेड, हर जगह उसका असर दिखाई देने लगा। कई बॉलीवुड हस्तियों के नाम भी उससे जुड़े। फोन कॉल्स, फंडिंग, धमकियां, लेकिन कोई खुलकर सामने नहीं आया। डर या मजबूरी, ये आज भी एक रहस्य है। 2000 के बाद दुनिया बदल गई। आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल वॉर शुरू हो चुका था और दाऊद का नाम सिर्फ अंडरवर्ल्ड तक सीमित नहीं रहा, उसे एक ग्लोबल टेररिस्ट के रूप में देखा जाने लगा। अमेरिका ने भी उसे अपनी सूची में शामिल किया, उसकी संपत्तियों पर प्रतिबंध लगाए गए, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं मौजूद रहा। कभी एक फोटो सामने आती, कभी एक ऑडियो क्लिप, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अधूरा रह जाता, जैसे कोई जानबूझकर सच्चाई को आधा ही दिखा रहा हो। कहा जाता है कि दाऊद अब भी अपने नेटवर्क को कंट्रोल करता है, दूर बैठकर, बिना सामने आए। लेकिन क्या ये सच है या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जिसे जिंदा रखा गया है? भारत ने कई बार उसे वापस लाने की कोशिश की, डिप्लोमैटिक प्रेशर, इंटरनेशनल सहयोग, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अटक जाता। क्या वजह है? क्या कोई बड़ी ताकतें इसमें शामिल हैं, या फिर दाऊद ने खुद को इतना सुरक्षित कर लिया है कि उसे छूना भी नामुमकिन हो गया है? समय बीतता गया,
नए अपराधी आए, नई कहानियां बनी, लेकिन दाऊद इब्राहिम का नाम कभी पुराना नहीं हुआ, क्योंकि वो सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, वो एक रहस्य बन चुका है। एक ऐसा रहस्य जिसमें सच और झूठ की रेखा धुंधली हो चुकी है। आज भी अगर आप मुंबई की पुरानी गलियों में जाएंगे तो कुछ लोग फुसफुसाकर उसका नाम लेते हैं, जैसे वो अब भी सुन रहा हो, जैसे वो अब भी देख रहा हो। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है कि वो सामने नहीं है, लेकिन उसका डर, उसका असर अब भी जिंदा है। क्योंकि कभी-कभी सबसे खतरनाक अपराधी वो नहीं होता जो दिखता है, बल्कि वो होता है जो हर जगह होते हुए भी कहीं नजर नहीं आता।